ज़्यादा सबको सुनना भी चाहता था। पहले यहाँ ज़्यादा अवसर ज़्यादा मिलता था, अब सर से मिलना भी इतना मुश्किल हो गया और मुझे जब मौका मिला मैं शाम तक जो है असमंजस में था और फिर लगा कि वो मौका मिस नहीं करना चाहिए और मैं सचमुच सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बहुत आह्लादित हूँ इस बात से कि तबीयत इतने उससे संघर्ष करते हुए भी आने को तैयार हुए और सचमुच बड़ी असमंजस की स्थिति की आई क्यों। और मैडम का भी धन्यवाद कि वो ले आए। तो गरिमा जी और उपस्थित मित्रों, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जितने श्रोता हैं उससे ज़्यादा तो लेखक और वक्ता हैं खुद ही हैं, तो संकोच की चीज़ मेरे लिए खुद भी बन रही है। और मित्रता में गद्दारी करना किसको कहते हैं सीखना, तो उसका उदाहरण आपके सामने आज मिल चुका है। जो बातें आपको विषय देते समय बताई जानी चाहिए थी वो यहाँ बताई जा रही हैं। इतने हैवी पद, यानी कि सामंतवाद से जुड़ी जो बहस है जिसमें अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा योगदान है और सारी चीजें, वो सब मैंने खुद बेतरतीब ढंग से चीजें इकट्ठा की थी। रामदास जी जैसे व्यक्ति के ऊपर बोलना, इसमें 150 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हों, आपको कभी मुश्किल होती है कि किस पर बात करें किस पर छोड़ें, इन्होंने और जोड़ दिया। और इस तरह से जो मेरी शुरुआत थी वो तो हवा हो गई। अब मैं नए सिरे से उसमें सोच रहा हूँ कि कहीं से जोड़ना शुरू करता हूँ। मेरे एक मित्र दिग्विजय जी हैं और वो अक्सर करके हिंदी वालों से रस करते हैं, वो हिस्ट्री वाले हैं और कहते हैं कि आप लोग जो लिखते हैं, आप लोग जब कहते हैं तो क्या मुझे नहीं कहते, हिंदी वालों कह रहे हैं कि आप लोगों को लिखने में मजा आता होगा, पढ़ने में मजा आता है। हम लोग तो घूम फिर के अपने विषय में ही रह जाते हैं, इस पर स्पेशलाइजेशन हुआ है, उसी के आसपास लिखना है। आप तो दुनिया भर के बारे में लिखते हैं, कैसे लिख लेते हैं? और मैं मजाक में इसका उत्तर देता हूँ कि इसका श्रेय रामदास जी को है। तो अब मैं अपने एक आपको एक कथन सुनाऊंगा, याद रखिएगा कि ये रामविलास जी के बारे में नहीं है और उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। ये प्रेमचंद के बारे में और ये कोटेशन है। प्रेमचंद ने सामाजिक आचार विचार का जो चित्र दिया है, ये एक बड़े आलोचक का कथन है। प्रेमचंद ने सामाजिक आचार विचार का जो चित्र दिया है वह विस्तृत, सर्वांगपूर्ण और यथार्थ है। परिवार की दिन प्रतिदिन की समस्याओं को उन्होंने हमारे सामने रखा है। विधवा, विमाता, सास, बहू, नई शिक्षा से दीक्षिता नारी, ये सभी पुराने ढांचे पर चारों ओर से आक्रमण कर रहे हैं। भीतर ही भीतर व्याभिचार और अनाचार ने समाज को खोखला कर दिया है। मर्यादा नहीं, केवल मर्यादा का स्वप्न लोगों की आंखों में रह गया है। और थोड़ी देर बाद, विवाह का बंधन स्त्री पुरुष दोनों के लिए पवित्र है और उन्हें उसका पालन करना चाहिए। प्रेमचंद के इस आदर्श में भारतीयता की पूरी छाप है। स्त्री पुरुष का संबंध इस जन्म का ही नहीं, शायद पूर्व जन्म का भी है। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि विवाह दो शरीरों को नहीं, दो आत्माओं को बांधता है। कोटेशन खत्म। आप लोग संभवतः अनुमान कर चुके होंगे, ये कथन रामविलास जी का है। इसके बाद मैं वापस शुरुआत पर आता हूँ। मैं आगे चलकर इस मुद्दे पर फिर से आऊंगा। रामविलास जी एक तरह से क्या, निश्चित रूप से हमारे पूर्वज पुराने लोगों में से हैं और हम जहां खड़े हैं इसे बनाने में उनकी भी भूमिका रही है। जैसे बहुत सारी चीजें सकारात्मक रहती है और उसके लिए हम उनके ऋणी होते हैं, वैसे ही कुछ चीजें नकारात्मक होती हैं और उसके लिए आलोचना की उतनी जरूरी होती है। खास करके रामविलास जी जैसे कद वाले आदमी के लिए किसी मुरव्वत की जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि नहीं वो तो नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ जो लिटरेचर ने बात की है उसके साथ बाकी चीजों को जोड़ते हुए बात कहूंगा। एक तो मामला है जिसको लेकर हिंदी आलोचना जहां पहुंची हुई है, उसके कह सकते हैं कि फ्रेम को तैयार करने में जैसा हाथ शुक्ल जी का है, उतना ही बड़ा हाथ रामदास शर्मा का है। और उसमें खास करके जो साम्राज्यवाद विरोध और सामंतवाद विरोध जिसकी चर्चा उन्होंने ने की, ये सबसे बड़ी कसौटी है रामविलास जी की।
लेकिन ये कसौटी, इसके क्राइटेरिया क्या हैं और ये कसौटी कैसे लागू होती है, ये मामला बड़ा पेचीदा है। और खास करके रामविलास जी की जो पद्धति थी और जिसको लेकर मुझे लगता है कि उसके असर अभी भी चले जाते हैं, खास करके जब आप दलित लेखन की बात करें, स्त्री लेखन की बात करें, तो वहां पर भी आते हैं। लेखक और रचना के बीच में संबंध क्या होता है? क्या रचना जीवन का अनुवाद होती है, यानी रचनाकार जो जी रहा है वही सारी चीजें जस की तस रचना में आती हैं? रामविलास जी के लिए ऐसा था। उन्होंने एक तरह से सीधे सीधे कह लीजिए कि, बल्कि मैं उदाहरण दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, कभी मैं इस पर और थोड़ा विस्तार से काम करना चाहूंगा। आप सरोज स्मृति को ले लीजिए। हिंदी की जो महान बड़ी कविताएं हैं उसमें से एक है सरोज स्मृति, और बच्चे तक उसको जानते हैं, बच्चे तक पढ़ते हैं। वो क्यों महान है? क्योंकि वो निराला के व्यक्तिगत दुख के बारे में है। निराला की पुत्री की मृत्यु हुई थी और उन्होंने उस पुत्री की मृत्यु पर कविता लिखी, इसलिए महान है। मान लीजिए कि निराला ने ये कविता बिना किसी वास्तविक घटना के लिखी होती तो कविता महान नहीं होती। यानी महानता कविता में नहीं, कविता के बाहर है। कविता के अंदर से वो महानता नहीं खोजी गई है, महानता बाहर से आरोपित की गई है। और सरोज स्मिथ की पूरी व्याख्याएं इसी एक बिंदु पर टिकी हुई है, और इसको स्थापित करने का काम जाहिर सी बात है रामविलास जी ने किया है। और आप पढ़िए निराला की साहित्य साधना, जिस तरह से उसका विश्लेषण, बहुत प्रभावशाली विश्लेषण। मैं रामविलास जी की पद्धति का कायल भी हूँ, उनकी भाषा का भी, उनके विश्लेषण का भी। वो आपको प्रभावित करती चलती है, और अगर आप बहुत सचेत नहीं हैं तमाम चीजों को लेकर तो बहुत जल्दी कहीं आप फिसल भी सकते हैं। तो एक तो उन्होंने रचना और रचनाकार के बीच में जो गैप होता है उस गैप को हटा दिया। और दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, उनकी पद्धति की जो विशेषता थी, जो हम लोग की साइकोलॉजी में चलता है सर, कि आप किसी चीज का मूल्यांकन करने से पहले अगर उसके निर्माता के बारे में एक राय बना लें तो मूल्यांकन ऑलरेडी आपका जो होता है एक तरफ हो चुका होता है। यानी जिस रचनाकार को श्रेष्ठ साबित करना है, अच्छा साबित करना है, उसके बारे में पाठक उसे अच्छा रचनाकार माने, इसके लिए जरूरी है कि वो माने कि हाँ लेखक भी अच्छा था। पहले तो आपने मान लिया कि लेखक जो होता है जैसा होता है वैसा ही रचना में आता है, और फिर आप उसके जीवन पर जाएं तो आप पाएंगे कि रामविलास जी ने जिन लोगों को सकारात्मक ढंग से देखा उनके जीवन को भी उतना ही महानता के साथ देखा, और जिन लोगों को उन्होंने नापसंद किया उनकी जिंदगी में वो चीजें देखी। ये चीज उन्होंने आप जान सबके साथ किया, प्रेमचंद के साथ भी किया है, निराला के साथ, पद्धति एक ही है लगभग। और जब हेगल पर लिखा है तो वहां पर भी किया है। यानी हेगल की फिलॉसफी को काटने के लिए जरूरी है कि हेगल को ही बदनाम कर दिया, फिर हेगल की बात भी ध्वस्त हो जाएगी। ये काम उन्होंने सबसे मारक ढंग से मुक्तिबोध के साथ किया। और मजेदार बात यह है कि रामविलास जी जब किसी पर लिखते थे, जो मेरा मित्र कहता था दिग्विजय कि कैसे लिख लेते हैं, तो उनकी समस्या ये होती है, हिस्ट्री वालों के तमाम डिसिप्लिन में ये मजबूरियां हैं, इस तरह की ट्रेनिंग होती है, बिना प्रमाणों के आप बात नहीं कर सकते। और प्रमाण भी कैटेगरी होती है कि प्रमाण किस वजन का है। हिंदी में वो कभी बना नहीं। एक तो आप सबूत दें यही नहीं होता था, और दें तो चेक करने वाले कहाँ चेक करेंगे। तो जब मुक्तिबोध को सिजोफ्रेनिया का मरीज बताना था तो 10th की टेक्स्ट बुक जो होती है साइकोलॉजी की, उसमें से उदाहरण देने के साथ। और मुझे तो कई बार लगता है कि किसी को कहना चाहिए था कि, या लोगों को सोचना चाहिए था कि मुक्तिबोध का इलाज एम्स में कराने के बजाय डॉक्टर साहब के पास ले जाते तो ज्यादा बेहतर इलाज हो गया होता। गलत समझ रहे थे, इलाज नहीं हो पाया। तो आलोचना में ये सारी चीजें थी। और आप एक और चीज देखेंगे जिसे आप लोगों को कई बार नहीं पता होगा, रामविलास जी ने एक लंबा लेखकीय जीवन भी जिया और लगातार उनकी धारणाओं में बदलाव भी आए। और सच बात तो ये है कि वो बदलाव यहाँ तक आए कि कई बार यू टर्न भी रहा है। यानी आप लोग को, कई लोग वाकिफ होंगे, कई लोग नहीं। रामविलास जी प्रगतिशील लेखन में या प्रगतिशील लेखक संघ के साथ एकदम शुरू में नहीं आए थे, वो आए थोड़ा देर से। और जब आए
तो सबसे आगे रहे। और बाद के दिनों में फिर आप जानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील आंदोलन के साथ फिर उनका थोड़ा सा जुड़ाव का रिश्ता रहा। इस बीच में उन्होंने एक चीज पर कई बार लिखा है, आप जानते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कम से कम 3 किताबें तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो लेखकों पर लिखी गई हैं। निराला पर लिखी गई है एक किताब, प्रेमचंद पर 1941 में एक किताब लिखी गई थी जो मैं उद्धरण आपको सुना रहा था, और भारतेंद्र पर लिखी गई किताब। ये सारी किताबें एक तो 45 के पहले के दौर की हैं, और बाद में फिर आगे चलकर जो वो प्रगतिशील आंदोलन के साथ आते हैं, तो ये किताबें दोबारा लिखी गई हैं। और दोबारा लिखे जाने की वजह ये थी कि रामविलास जी की मान्यताओं में बुनियादी बदलाव आए थे। हालांकि उन्होंने उसको कंटिन्यूटी के तौर पर देखा, और जो पाठक हैं वो भी इसी रूप में देखते हैं कि वो बातें सारी वही हैं, ऐसा था नहीं, और बाद में फिर चली जाए। लेकिन एक अजीब बात आप पाएंगे कि कसौटियां बदल गई रामविलास जी के। हाँ, जब प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े, इसका दूसरी बात थी, तब तो उसका विरोध करते थे। एक उन्होंने बड़ी 1.5 पेज की कविता लिखी है, प्रगतिशील सपूत। अब मैं तो उसको क्या यहाँ कोट करूं, वो प्रगतिशील आंदोलन को नाजायज बच्चा बताती है कि भाई ये तो कहाँ से आ गया है, हिंदी में क्या करेगा। तो ये उन्होंने लिखी, बाद में प्रगतिशील आंदोलन के साथ हुए, और जो भी उस खेमे से बाहर थे उनके साथ उन्होंने बहुत जोरदार युद्ध किया। तो कसौटियां बदल गई उनकी, लेकिन आप पाएंगे निष्कर्ष नहीं बदले। एक अजीब बात है, तुलसीदास एकदम शुरू में भी प्रिय थे, तुलसीदास बीच में भी प्रिय रहे, तुलसीदास आखिर तक प्रिय रहे। यही हाल निराला के साथ और प्रेमचंद के साथ और भारतेंद्र के साथ, सबके साथ रहा। ऐसा हो कैसे सकता है कि आपकी कसौटियां आप तो बदलें, निष्कर्ष वही रहते। और इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे निष्कर्ष रामविलास जी के यहाँ पहले से आते थे, और कसौटियां और तर्क और बाकी प्रमाण और व्याख्याएं, ये चीजें बाद में आ जाती थी। उसकी कसौटियां और जो प्रमाण खोजे जाते थे, जो व्याख्या की जाती थी, वो उसकी डिवाइस बन जाती थी, प्रविधि बन जाती थी, जिससे उन जगहों पर पहुंचा जाए। और इसीलिए आप पाएंगे कि कई बार जो रामविलास जी का चुनाव है विषयों का, जिन विषयों पर लिखा और जो उन्होंने लाइन ली है, वो बड़े विवाद का विषय रही। बहुत लोगों को दूसरी तरफ भी खुद प्रगतिशील आंदोलन के अंदर बड़ी बहस रही, खासकर उनकी पोजीशन बहुत परेशान करती रही, और कई बार ये आरोप भी लगे कि वो हिंदूवादी राजनीति के पक्ष में उनके जो बयान है जाते हैं, आर्यों का मामला हो या और चीजें हो। खास करके आप देखेंगे, मुझे भी इससे असुविधा होती है, जो 2 सवाल हैं। एक तो बड़ा सवाल जो स्त्री का सवाल है, और एक दलित प्रश्न जो है, जो बाद में उभरे हैं, और इस पर ठीक से मैंने एक तरफ से हमला तो हुआ है। आप जानते हैं कि प्रगतिशील जो धारा रही है, प्रगतिशील जो लेखन रहा है, उस पर दलित लेखकों की तरफ से तो काफी हमला हुआ है, और भी अस्मितावादी ढंग से, जिसके साथ सहमत होना मुश्किल है। एट द सेम टाइम खुद जो प्रगतिशील धारा रही है, उसके अंदर क्या पोजीशन थी, इसकी गहरी छानबीन नहीं की गई है। और रामविलास जी के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है, या रामविलास जी पर इसलिए प्रासंगिक, कोई आदमी इसलिए प्रासंगिक नहीं होता है कि उसकी सारी बातें अच्छी आपको लगती, इसलिए प्रासंगिक होता है कि चुनौती देता है। इसलिए भी प्रासंगिक होता है कि उसके जरिए आप पूरी धारा को सबसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर आपको प्रगतिशील आंदोलन को ठीक से समझना है, उसकी समस्याओं को भी समझना है, तो भी आपको रामविलास जी के पास जाना पड़ेगा। क्या ताकत थी और कहाँ कमजोरियां थी। तो जाति का जो सवाल था, रामविलास जी ने उस पर कभी गंभीरता से नहीं लिखा, उस पर अक्सर चर्चा नहीं की। सच बात यह है कि रामविलास जी को जातिवाद की चर्चा पसंद नहीं थी, और बल्कि उन्होंने एक बार तो साफ साफ कहा था कि अगर आपको पूंजीवाद को ले आना है, उसको मजबूत करना है, तो आप जाति की चर्चा कीजिए, दलित साहित्य लिखिए। ये उनके शब्द हैं कि अगर आपको पूंजीवाद को आगे बढ़ाना तो दलित साहित्य लिखिए, आरक्षण की बात कीजिए। और यही हाल जो था उनका, ये परिवार के और वो स्त्री के सवाल पर भी था। आपको पता है कि रामविलास जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी अश्लीलता के सवाल पर। जैनेन्द्र, आज्ञेय, कलाम की आज्ञेय, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रामविलास जी का कद इतना बड़ा था और दबदबा इतना बड़ा था
कोई उनके आगे टिका नहीं। हमारे एक अध्यापक थे मैनेजर पांडे, उन्होंने एक दोहा सुनाया था और दोहा इतना प्रासंगिक था कि मुझे याद रह गया। और तो कुछ नहीं, वैसे तो क्या ही याद होता, वो रामचरितमानस का दोहा है कि जय ही गिरी चरण धरे हनुमंता, देव पताल चल गए तुरंता। हनुमान जी जब संजीवनी को सुनाने गए तो भाई 7 योजन या कितने योजन का मामला था, और कई बार सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो बीच में कहीं पत्थर था दिखाई दिया तो उन्होंने सपोर्ट के लिए एक बार पैर रख के फिर छलांग मारता हूँ, तो उस पर जब पैर रखा ये हालत। जिन्होंने रामलीला जी से लोहा लिया लगभग उनके साथ हुआ, और वे बड़े दिग्गज लोग थे। आप सोचिए राहुल, लेकिन पार्टी से निकल गए और भी चीजें रही। लेकिन आप आज खड़े होकर देखते हैं, और खास करके जब आप जानते हैं कि जब हिंदी में नारीवाद आया, स्त्री विमर्श आया, और एक लंबा अच्छा खासा साहित्य है, खुद जो महिलाओं ने लिखना शुरू किया, वो सवाल कितने बचकाने लगते हैं आपको, जिसको अश्लीलता करके उड़ाया गया। ये लेखक जैनेंद्र हों, अज्ञेय हों, यशपाल हों या राहुल जी हों, बहुत खुले ढंग से इन सवालों को सोचने की, समझने की कोशिश कर रहे थे, नए ढंग से सोचने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत ठीक दृष्टि थी उनकी। कमियां रही होंगी, एक उस पुरानी सोसाइटी, कमियां किसके अंदर नहीं होती, उनके अंदर भी थी। कई बार उनके यहाँ बड़ी गलत धारणाएं भी आती थी, लेकिन ऐसा नहीं था तब पर विचार न किया जाए, साफ कर दिया जाए। बल्कि बड़ी दिलचस्प बहस रही है जो यशपाल और रामलीला जी के बीच में चली लेनिन की थ्योरी को लेकर। वो पानी का गिलास वाली जो थ्योरी है, और उस मामले में फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का वही था, लेनिन का कथन, और सच कहा जाता है यशपाल उसकी गलत व्याख्या कर रहे थे। रामलीला जी लेनिन को अपेक्षाकृत सही कोट कर रहे थे, लेकिन तब आप क्या करेंगे जब लेनिन ही गलत था, जब वो खुद जो बात कर रहे हो एंगल्स की बात से कहीं पिछड़ी हुई बात हो। मार्क्स ने मार्गन की किताब की जो टिप्पणियां लिखी वो एंगल्स के लिए इतनी जरूरी थी कि एंगल्स ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पूरी किताब के तौर पर उसको छपवाया, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति। और लगता नहीं कि रामलीला जी ने पढ़ा नहीं, वो असंभव है, लेकिन लगता नहीं कि रामलीला जी उससे सहमत थे। और रामलीला जी के बारे में बात आप लोग को जानना चाहिए कि मार्क्स एंगल्स से सहमत होना उनके लिए हमेशा जरूरी नहीं था, ये उनका कद था, और ये मैं मानता हूँ किसी के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्क्स एंगल्स ने लिख दिया कुछ तो वो वेद वाक्य हो गया है, आप उससे डिफर नहीं कर सकते, गलत साबित होते हैं। मार्क्स की बातें बहुत सारी एशियाई मॉडल ऑफ प्रोडक्शन जो है, बाद में किसी ने कोई बात गंभीरता से लेते नहीं है उसको, जो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का मुहावरा था जिसको हर जगह लागू किया जाता था, लोग उसको उस गंभीरता से नहीं लेते। तो रामलीला जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको लगा कि इन मामलों में मार्क्सवाद अप्लाई नहीं होता, उसका चेंज किया। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहां आप पाते हैं कि वो बदलाव अपेक्षाकृत पीछे की ओर से आगे बढ़ने वाले नहीं। तो मैं कह रहा हूँ जब आप आज देखते हैं, जहां जब खड़े हैं वहां से देखते हैं, तो आप पाते हैं कि तमाम मामलों में रामलीला शर्मा को जो निष्कर्ष आते थे वो उनको परंपरा से मिलते थे, संस्कारों से मिल जाते थे, इसलिए रेडीमेड होते थे। जैसे तुलसी का मामला भी, तुलसीदास ऐसा नहीं कि उन्होंने जब प्रगतिशील लेखक संघ में वो आए तब उन्होंने तुलसीदास को पसंद करना शुरू किया। रामलीला जी ने मेंशन किया है, परिवार में तुलसी का पाठ होता था और तुलसी शुरुआत से बचपन से प्रिय कवि थे, तो बाद में भी रहे। तो या तो बड़ी समस्या थी, और मैं कह रहा हूँ कि ये समस्या केवल रामलीला जी की नहीं है, ये समस्या बहुत दूर तक प्रगतिशील आंदोलन में, और सच कहा तो हिंदी आलोचना में भी समाई हुई है कि या तो आपके निष्कर्ष संस्कारों से चले आते हैं, या तो आपके निष्कर्ष संपर्कों से आते हैं। जिनको आप जानते हैं, जो आपके मित्र लोग हैं, उनके बारे में आपकी राय जो है, जो लेखन होगा बहुत सकारात्मक होगा। और जो आपको, इसलिए आप देखेंगे कि मैं कल्चर पर क्या ही बोलूं, तो खत्म मैं करूंगा, मेरे ख्याल से पर्याप्त समय हो ही रहा होगा। तो एक चीज है, जैसे अशोक जी ने कहा, उन्हें तो मिलने का सौभाग्य मिला। रामलीला जी से मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, जब मैं जेएनयू में आया, रामलीला जी उससे पहले गुजर गए थे, 2001 में संभव था।
हाँ 2000 बढ़िया। तो कराओ की तब वो गुजर चुके थे और मुझे इस बात का अफसोस रहा, खास करके कुछ चीज़ें जो मैं चाहता था, जिस पर मुझे लिखना, मैं चाहता था रामविलास जी होते तो उनसे बात भी हो सकती थी, उनसे बहस हो सकती थी। अब वो सुयोग नहीं है, लेकिन ठीक है, एक लेखक का कद इस बात से ही नहीं आ पाया था कि है कि नहीं, उसकी रचनाएं हैं, उसकी मान्यताएं, और आप आज भी बहस कर रहे हैं, ये तो था। एक बात है, क्यों इन सब के बावजूद रामविलास जी टिकते हैं और आपको रामविलास जी से कुछ सीखना भी चाहिए? क्यों आपकी छोटी छोटी आलोचना, ऐसा नहीं कि रामविलास जी की बातों का खंडन नहीं हुआ, खुद हुआ, लेकिन रामविलास जी को खारिज कर देना पूरी तरह से संभव तो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक चीज आप देखेंगे, दो चीजें हैं ऐसी मैं देखता हूँ। एक तो है लगन, यानी रामविलास जी ने अगर कोई फील्ड पकड़ा और बहस में उतरे तो वो छोड़ने वाले नहीं थे। वो चाहे आप इतिहास का फील्ड ले लीजिए, कोई फील्ड ले लीजिए, फिर वो भाषा विज्ञान में गए और आप देखते हैं उन्होंने जिंदगी लगा दी भाषा विज्ञान पर लिखते लिखते, और इतनी दूर चले गए कि भाषा विज्ञान पर बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। आप उतना भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तब तो सब बोलेंगे। वो इतिहास में चले गए और इतना चले गए, पहले आप पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है, उसके बाद आप बात कीजिए। तो एक तो थी लगन, जो आप देखते हैं कि बहुत दुर्लभ चीज है, और दूसरा था वो सरोकार, एक समता मूलक दुनिया का, जिसमें शोषण न हो, जिसमें बराबरी हो, उसके लिए जिंदगी आदमी लगाता है, जिंदगी भर उसको ध्यान में रख। समस्याएं थी, लेकिन जो टारगेट है ये जो दो चीजें हैं, क्योंकि ये दो चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए रामविलास जी हमेशा दोबारा नहीं मिले। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।